मान करके चलिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है, ये आपके स्वयं के द्वारा स्वयं को दिया गया वचन है और इस वचन का पालन आपको करना है। कोई ऐसी ताकत को बाधा मत बनने दीजिए जो ऐसा होने से आपको रोके, नॉट एट ऑल। चाहे आपको रात में देरी तक जगना पड़े, चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन चूंकि मैंने खुद को वचन दिया है, अपने लिए वचन दिया है, इसमें मेरा ही हित है, तो मुझे इसे पूरा करना ही करना है। दिमाग में ये बात रखिए। मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आईएएस की तैयारी करने वालों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे नौजवानों की भी है जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, सर्विस में हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती है या उनके बहुत से मेल्स मेरे पास इस तरह के आते हैं कि सर, क्या हमें नौकरी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हम आईएएस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल जब वो कहते हैं कि हम नौकरी छोड़ दें, तो समस्या नौकरी करने या छोड़ने की नहीं होती, समस्या होती है समय की। यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि उनका ज़्यादातर समय या कह लीजिए सारा समय नौकरी में खप रहा है, उन्हें प्रिपरेशन के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि वे नौकरी यदि छोड़ देते हैं तो इत्मीनान के साथ वो तैयारी कर सकेंगे। और सच पूछिए तो कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरू में नौकरियां की, इसके बाद नौकरी छोड़ दी और वो सक्सेस भी हो गए। तो शायद इसकी वजह से उनकी ये धारणा बन जाती है कि वे लोग सक्सेस इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। यदि वो नौकरी करते रहते तो शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। दोस्तों, मैं आज इसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। शुरुआत में इसी बात से करता हूँ कि जिन्होंने नौकरी छोड़ी और क्वालिफाई कर गए, क्या वो नौकरी कर रहे होते तो क्वालिफाई नहीं कर पाते? ये प्रश्न है कि क्या उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्वालिफाई नहीं कर पाते, या सिर्फ इसलिए क्वालिफाई कर पाए क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी? लॉजिकली सोच करके देखिए तो ये सही नहीं है। उन्होंने नौकरी छोड़ी होगी, उसके पीछे बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें उतने आर्थिक आधार की ज़रूरत नहीं हो, तो उनको लगा कि ठीक है, इसी पे समय दिया जाए। हो सकता है कि वो प्रोफेशनल लोग हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि सिविल सर्विस में नहीं भी आएंगे तो उनके पास प्लान बी है। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, एक चांस लिया 1.5-2 साल के लिए और उन्होंने इस तरह से तैयारी की। आप अपनी स्थिति को देखिए। तो दोस्तों, इससे जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को आप तभी पूरी तरह से समझ पाएंगे यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनेंगे तब, अदरवाइज चीज़ें आधी अधूरी रह जाएंगी। और यदि आप मेरे आधे अधूरे वीडियो को सुनने के बाद कोई निर्णय लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे होंगे। तो आइए अब हम सिलसिलेवार चरणबद्ध तरीके से इस पर बातें करते हैं। शुरुआत में मैंने एक बात कही कि जो समस्या है वो नौकरी नहीं है, समस्या समय है। दोस्तों, सच पूछे तो नौकरी अपने आप में समस्या नहीं है। नौकरी आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान है। प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए। आपके पास नौकरी है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। किस लिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं? आप क्या समझते हैं कि सिविल सर्विस के बारे में कोई गारंटी दे सकता है? आप बाकायदे मैगजीन्स पढ़ते होंगे, अखबारों में भी पढ़ लेते होंगे, सुनते भी होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं, अपने रैंकिंग को बेहतर करने के लिए फिर से एग्ज़ाम में बैठते हैं और पता लगता है कि प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, और कई बार बैठते हैं और क्वालिफाई नहीं कर पाते। जो एग्ज़ामिनेशन इतना रिस्क ओरिएंटेड हो, आप उसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं कि मुझे ये मिलेगी ही? एक आपको मिली हुई है, इसे आप अपनी ताकत समझिए, ये आपके लिए स्ट्रेंथ है। इसके प्रति आप पॉजिटिव व्यू रखिए। चूंकि आपके पास एक नौकरी है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरे नीचे एक ऐसा नेट है कि अगर मैं ऊपर से गिरा भी तो ज़मीन से टकरा करके नष्ट नहीं होऊंगा, एक गोद है मुझे संभाल लेने के लिए। ये आपको आत्मविश्वास देगी। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे जो आपके नौकरी से संबंधित होंगे, आपके अनुभव से संबंधित होंगे, और इनके उत्तर देना आपके लिए आसान होगा। तो एक प्रकार से इंटरव्यू में भी आपको मदद मिलती है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है
नौकरी छोड़ने के बारे में तो आप सोचिए ही मत। बल्कि अगर आप सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो कुछ समय के बाद कोशिश कीजिए कि कोई न कोई नौकरी आपको मिल जाए। अगर आप यूपीएससी के आंकड़े उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ जितने सेलेक्ट होते हैं कैंडिडेट, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या ऐसे कैंडिडेट की होती है जो पहले से ही नौकरी में होते हैं। तो ये बात प्रूव कर रही कि नौकरी बाधा नहीं है। बाधा इस बात की है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। मैं आपको अब यही बताने जा रहा हूं कि आप कैसे मैनेज करेंगे, राइट। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं और आप नौकरी में हैं, तो दो में से कोई एक स्थिति आपकी होगी। आप फैसला कीजिए कि आप इनमें से किस में हैं। पहला, कुछ समय तक आपने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी की और इसके बाद फिर आप नौकरी में आ गए। दूसरी ये स्थिति हो सकती है कि आप नौकरी में आ गए, नौकरी से ऊबने लगे या ऊबने नहीं भी लगे, तब भी आपका मन किया कि नहीं यार सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। दो में से कोई एक स्थिति आपकी होगी। अगर आपकी स्थिति पहली वाली है, तब तो आप बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। आपको प्रॉब्लम क्या है? आपने शुरू में कुछ दिनों तक तैयारी की है, इसके बाद आप सर्विस में आए हैं, तो एक बेस तो आपका बन चुका है। तो फिर छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। उस बेस का इस्तेमाल करते हुए अब आप अपनी तैयारी कीजिए। और मुझे लगता है कि अगर एक बार आपकी तैयारी हो चुकी है और फिर आप सर्विस में आए हैं, तो अब आपको करना क्या है? आपको केवल रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स से लगातार जुड़े रहना है, बस। और यदि पूरी तरह से तैयारी नहीं भी हुई होगी, आधी अधूरी भी तैयारी हुई होगी, तब भी कोई बात नहीं है। आप दूसरों की तुलना में तो बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। आप बाकायदे कर सकते हैं, और कैसे कर सकेंगे उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरी सिचुएशन के स्टूडेंट्स के ऊपर, कि वो नौकरी में आए, नौकरी करने लगे, इसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अब सिविल सर्विस की भी तैयारी करनी चाहिए। आप क्या करेंगे? अब आप ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए कि बाकायदे आप एक लंबा प्लान बनाएं। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको 1.5 साल देना चाहिए। आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, 2 साल दे दीजिए, 2.5 साल दे दीजिए, एक लंबा प्लान बना लीजिए। क्योंकि लंबा प्लान बनाने के कारण आपके जो रोज़ के लगने वाले घंटे होंगे वो कम हो जाएंगे। जनरल स्टडीज़ पर आप थोड़ा कम समय दे दीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आप थोड़ा कम समय दे दीजिए। जो करंट अफेयर्स का जो हिस्सा होता है, जैसे अखबार है, पढ़ना है, न्यूज़ सुननी है, तो ये तो रोज़ के काम है, ये तो आप कर ही सकते हैं। इनके लिए थोड़े से समय में कटौती कर दीजिए। 2.5 साल में 2-2.5 साल में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सकती है, बशर्ते कि आप डिसिप्लिन्ड होकर प्रिपरेशन करें। तो आप एक लंबा प्लान बना लें, अपेक्षाकृत एक लंबा प्लान। दूसरी बात, जो भी आपको पढ़ाई करनी है उसे आप 2 भागों में बांट लें। 2 भागों में कहने का मतलब है कि एक हिस्से में आप उनको रखें जो थोड़े से कम सीरियस वाले विषय हैं, कम गंभीर विषय हैं, सामान्य से प्रिपरेशन की मांग करते हैं, या बहुत गंभीरता की मांग नहीं करते कि आप बहुत लंबे समय तक बैठ के एक साथ पढ़ें, बहुत कंसंट्रेशन के साथ एक साथ पढ़ें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे अखबार पढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं कि आधा घंटा या पौन घंटा जो आप अखबार को देते हैं तो बहुत ही ध्यान के साथ दें, उसे आप अपने छुटपुट समय में पूरा कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, और डेफिनेटली आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, जो आपको आसान लगते होंगे, उन्हें आप इसी श्रेणी में रख लें कि ठीक है यार, जब भी थोड़ा बहुत समय मिलेगा तब मैं इन्हें देख लिया करूँगा, थोड़ा सा ध्यान दे दूँगा। या यूँ कह लीजिए कि जब आप नौकरी कर रहे हैं, सफ़र में हैं, यानी कि बस में बैठ करके नौकरी करने जा रहे हैं, लौट रहे हैं, या छुटपुट छुटपुट जो भी समय मिला, समय चुरा करके इन्हें देख लीजिए। एक हिस्सा हुआ। अब जो दूसरा हिस्सा है वो गंभीर विषयों का हिस्सा है, जिसमें जनरल स्टडीज़ के कुछ सब्जेक्ट होंगे। अब आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ के कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, उनको आप इसमें रख लीजिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है कि जो आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपका रहा है आप उसी को ले रहे हों, तो उसे आप इसमें भी रख सकते हैं, उसके कुछ चैप्टर्स को, और कुछ चैप्टर्स को आप सामान्य वाले में भी रख सकते हैं, चूँकि उस विषय के बारे में तो आपकी जानकारी है ही। तो ये इस तरह का निर्णय लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 2 भागों में बँट गया, एक नॉन सीरियस और दूसरा सीरियस।
और इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कि जो सीरियस स्टडी वाला जो हिस्सा है, यदि आप इसे रोजाना 2.5-3 घंटे भी दे देते हैं, और प्लान आपने थोड़ा सा लंबा रखा है, 2-2.5 साल का प्लान रखा हुआ है, तो पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। और 2.5-3 घंटे रोजाना निकाल पाना, क्या आपको लगता है कि मुश्किल काम है? आपने अगर एक बड़े चीज़ के लिए सोचा है, एक बड़े काम को अपना उद्देश्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है, तो देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी नौकरी आपको अपने लिए 2.5-3 घंटे भी रोज न देती हो। क्या सच में ऐसा है? तटस्थ होकर के सोचिए, अपने प्रति थोड़ा सा निर्मम होकर के सोचिए कि क्या सच में मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है कि मैं अपने लिए 2-3 घंटे भी निकाल सकूं? तो आपको लगेगा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 महीने 2 महीने पहले आपको पूरी तरह से अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, है ना। उसमें कंसंट्रेशन होता है, मस्तिष्क का एक वातावरण बनता है, कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है, एक डिसिप्लिन हमारा बन जाता है। 1.5-2 महीने एग्जामिनेशन से पहले, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो या फिर मेन एग्जामिनेशन हो, मुझे ऐसा लगता है कि हम कोई भी नौकरी कर रहे हों तो उस नौकरी में हमारी दूसरी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। कुछ छुट्टियां होती हैं जो जमा होती रहती हैं, कुछ मेडिकल लीव हमें मिलती रहती हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चलिए ये नहीं भी हो रही हो तो लीव विदाउट पे तो होता ही होता है। अगर आप अपने संस्थान से 1-1.5 महीने की छुट्टी मांगेंगे कि भाई इस बीच में मुझे इसकी तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो मिल जाती है इतनी छुट्टियां, और ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और जहाँ तक रेगुलर तैयारी करने की बात है, तो देखिए इतवार को तो छुट्टी मिलती ही मिलती होगी। अब पता नहीं कौन सी नौकरी आप कर रहे हैं कि इतवार भी नहीं मिलता होगा, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतवार की छुट्टी मिल जाती है। कुछ त्योहारों की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, कुछ वैसे छुट्टियाँ होती हैं। तो दोस्तों आप इसमें छक्के लगाइए ना तैयारी करने की, पूरी तरह से अपने को कंसंट्रेट कर दीजिए कि इस दिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। देखिए कि आपका एवरेज कैसे बेहतर होता चला जाएगा। अब मैं आपको कुछ वे तरीके बताने जा रहा हूं जो शायद आपको समय उपलब्ध करा सके, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो प्रॉब्लम है वो नौकरी नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो समय है। और समय भी सच पूछिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप डिटेल्स में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने समय प्रबंधन के ऊपर किताबें लिखी हैं। स्टूडेंट के लिखा है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, और यदि आप उसे थोड़ा सा और हायर लेवल की किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरी हिंदी में किताब है समय आपकी मुट्ठी में, और इसका इंग्लिश भी अनुवाद हो गया है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें मैंने समय प्रबंधन के बारे में बहुत डिटेल्स में, बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बातें लिखी हैं। प्लीज़ आप इसे ले लीजिए, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बशर्ते कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और लागू करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए कुछ छुटपुट चीज़ों को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इतवार का दिन है, पूरा दिन आपके हाथ में है, उसे नष्ट मत होने दीजिए। कोशिश कीजिए कि जब भी घर परिवार में बाहर प्रोग्राम होते हैं, शादी ब्याह तीज त्यौहार होते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी ना जाएं, जो बहुत ज़रूरी है उसमें जाएं, अदरवाइज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। उस दिन का इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए अगर कर सकेंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप 7 घंटे से अधिक की नींद ले रहे हैं तो उसमें कटौती करें। 7 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, वहाँ आप समय निकाल लेंगे। अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण बहुत शांत होता है, उस समय जो आउटपुट आएगा आपके पढ़ने का वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। बहुत इत्मीनान के साथ बैठ करके और आप देखिए कि वो कौन कौन से स्थान हैं, आपकी वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपके समय को बेवजह नष्ट कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर दोस्तों के साथ बैठना, गप्पबाजी करना, उसमें कटौती कर सकते हैं। मनोरंजन के जो आपके साधन होंगे, जैसे कि फिल्में देखना है, या आप ओटीटी पर फिल्में देख रहे हैं या टीवी पर सीरियल देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर एक सीमा के बाहर जा कर के आप देख रहे हैं और वो आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप वहाँ कटौती करें, वहाँ से आप समय चुरा सकते हैं। देखिए ये जो सिविल सर्विस की तैयारी करने का जो पीरियड है ना,
एक प्रकार से एक साधना है, ज़बरदस्त किस्म की साधना है। आपको साधक बनना होगा और साधक बनने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े सरल और सहज जीवन को अपना हिस्सा बना लीजिए, उसका स्वरूप इसी तरह से निर्धारित कर दीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने काम की करने की जो स्पीड है उसे थोड़ा-सा बढ़ाएँ और ख़ासकर जो ऑफ़िस में काम करने की स्पीड है, उसे तो आप बढ़ा ही सकते हैं। घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? दैनिक जीवन के ऐसे बहुत से काम होते हैं, जो हमारी आदत में कुछ इस तरह से आ गए हैं कि उनमें ज़्यादा वक़्त लगता है। आप देखिए कि क्या सही में वहाँ भी कटौती की जा सकती है? आप कर सकेंगे। तो इससे क्या है कि समय बच सकेगा। एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि आपके लिए समय बहुत कीमती है, सच पूछिए तो समय ही अभी आपका सबसे अमूल्य सिक्का है। तो आपको करना ये चाहिए कि अपना बाकायदे टाइम टेबल बनाना चाहिए। दोस्तों, मैंने ऐसा किया और मुझे इससे अद्भुत लाभ हुआ। मैं कह सकता हूँ कि जादुई फ़ायदा हुआ। 2 तरह के टाइम टेबल, एक डेली का और एक एनुअल। डेली का यह है कि मैं आज इतनी पढ़ाई करूँगा। टाइम टेबल का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतने बजे उठूँगा, फिर इतनी देर स्नान करूँगा, इतनी देर मैं ब्रेकफ़ास्ट में लगाऊँगा, नॉट एट ऑल। आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो आपकी पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए कि आज मुझे इतने विषय पढ़ने हैं, ये टॉपिक पढ़ना है, पढ़ने से संबंधित ये काम करने हैं, बस दैट्स ऑल। आपका टाइम टेबल होना चाहिए। 2.5 से 3 घंटे का टाइम टेबल। और मान करके चलिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है, ये आपके स्वयं के द्वारा स्वयं को दिया गया वचन है और इस वचन का पालन आपको करना है। कोई ऐसी ताकत को बाधा मत बनने दीजिए जो ऐसा होने से आपको रोके, नॉट एट ऑल। चाहे आपको रात में देरी तक जगना पड़े, चाहे सुबह जल्दी उठना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन चूंकि मैंने खुद को वचन दिया है, अपने लिए वचन दिया है, इसमें मेरा ही हित है, तो मुझे इसे पूरा करना ही करना है। दिमाग में ये बात रखिए, उस टाइम टेबल को आपको पूरा करना है। और इसके बाद आपके पास एक एनुअल टाइम टेबल होना चाहिए, वार्षिक टाइम टेबल, कि साल भर में मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। टाइम टेबल बनने के बाद होता क्या है, जैसे कि पानी है, पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, लेकिन जब आप पानी के दोनों ओर तट बना देते हैं तो वो नदी में कन्वर्ट हो जाता है, बहता हुआ पानी। पानी में अनुशासन आ गया है, उसे एक दिशा मिल गई है, पानी की गहराई बढ़ गई है। अब आप देखिए कि पानी कितना उपयोगी हो गया है। तो जब हम इस तरीके से टाइम टेबल बना लेते हैं तो आप यूं कह लीजिए कि अपने समय के दोनों तटों पर दीवारें खड़ी कर देते हैं और इसके बाद हमारा समय बहुत ही अनुशासित तरीके से हमारे कमांड में आ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होने लगता है। दोस्तों, आप करके देखिए, आपको इसके बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे और कुछ ही दिनों के बाद, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों के बाद आप ये सोचना बंद कर देंगे कि नहीं, मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि मैं सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर सकूं। आपको मज़ा आने लगेगा। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और आपको जानना भी चाहिए तो प्लीज़ समय आपकी मुट्ठी में या स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये किताब आप ज़रूर खरीद लें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।